दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे गुरुकुल ज्ञान गंगा चैनल में। आज मैं लेकर आया हूं उत्तराखंड के प्रमुख झीलें एवं ताल। उत्तराखंड के प्रमुख झीलें एवं तालों से पढ़ने से पहले हम यह जान लें कि ताल और झील उत्तराखंड में किस प्रकार से बने हुए हैं। देखिए, उत्तराखंड के झील लगभग जितनी भी झीलें उत्तराखंड में हैं वह हिमानियों से निर्मित हैं। हिमानियाँ यानी ग्लेशियर्स। तो यह ग्लेशियर या हिमानियों से आज के दौर में यह निर्मित नहीं हुई हैं, बल्कि पुरातन समय से ही इन ग्लेशियरों से तालाबों का निर्माण हुआ है, यानी झीलों का निर्माण हुआ है। इस प्रकार से ये माना एक पर्वत चोटी है। इस पर्वत चोटी से बर्फ फिसल करके जब अपने वेग से किसी घाटी क्षेत्र में आता है तो वहाँ घाटी क्षेत्र में वो एक जगह पर गड्ढा कर जाते हैं, और कुछ समय बाद जब ये ग्लेशियर इन गड्ढों से पिघल जाता है तो वहाँ पर पुनः हिमानियों का जल भर जाता है। उससे बन जाती हैं हिमानीकृत झीलें। वैसे भारत में यदि बात करें तो हिमानीकृत के अतिरिक्त कुछ ज्वालामुखी झीलें भी पाई जाती है, जैसे लोनार झील। ज्वालामुखी झील लोनार झील महाराष्ट्र में है। इस प्रकार से भी झीलें बनती हैं। जैसे हम वायु निर्मित झीलें भी कहते हैं। वायु निर्मित झीलें हमें रेगिस्तानी क्षेत्र में मिलते हैं, जैसे राजस्थान क्षेत्र में। तो वायु निर्मित से भी बनती है, जैसे सांबर झील, डीडवाना झील आदि। और कुछ झीलें बनती हैं जैसे लैगून झील कहा जाता है। लैगून झील उन झीलों को कहते हैं जो समुद्र के किनारे समुद्र से आने वाले शैवाल से एक बाउंड्री टाइप की बन जाती है, वह एक लैगून प्रकार की झील बनती है। इसके अलावा भारत भर में विवर्तनिक झीलें भी मानी जाती है। विवर्तनिक, तो विवर्तनिक झीलें का मतलब होता है किसी भूखंड के विवर्तनिक यानी टूट जाने से झीलें बनती हैं। जैसे ये विवर्तनिक झीलें पाई जाती है जम्मू कश्मीर। लेकिन इनके अतिरिक्त उत्तराखंड में हिमानीकृत झीलें पाई जाती हैं, और हिमानीकृत झीलें उत्तराखंड ही नहीं बल्कि हिमालयी प्रदेशों में हिमानीकृत झीलें ही पाई जाती हैं। जैसे हम जम्मू कश्मीर में जाएं वहाँ पर भी हिमानीकृत झीलें पाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश में जाएं तो वहाँ भी हिमानीकृत झीलें पाई जाती हैं। देखो, उत्तराखंड में जो झीलें हैं वे लगभग सभी झीलों की बात करें तो मीठे पानी की झीलें वे होती हैं, क्योंकि हिमानी से पिघले हुए जल के कारण ही ये झीलें बनी है। तो मीठे पानी की ही झीलें बनेगी। अब बात करते हैं इन झीलों की, किस किस जनपद में कितनी कितनी झीलें हैं। देखो, जनपद अगर हम एक ही साथ पूरे जनपदों की ट्रिक के अनुसार अगर इन झीलों को पढ़ें तो उत्तराखंड की झीलें हम एक साथ याद नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने इजी बनाने के लिए एक पहले चमोली जिले की झीलें लेकर आया हूं, क्योंकि चमोली जिले में सबसे अधिक झीलें हैं। उसके पश्चात हम अन्य जनपदों की भी झीलें कवर करेंगे। तो चमोली जिलों की ट्रिक इतनी आसान है, इतनी शॉर्टकट है कि आप देखते ही याद कर जाओगे। बहुत अमेजिंग होने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रह गए। तो देखिए, चमोली की झीलों को कैसे पढ़ेंगे, इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक मैंने बनाई है। जैसे आची आंसू न मणि सरुली बेबी का काजल बगी हो सी आज गुस्सा हुई। ये बहुत फनी ट्रिक भी है और एक गढ़वाली ट्रिक भी है। देखो कैसे। आची का मतलब होता है दोबारा, जैसे अज्जी बोलते हैं तो अज्जी आंसू न मतलब आंसू से मणि, मणि का मतलब थोड़ा, सरुली बेबी का यानी सरुली कोई बच्ची है, बेबी है, उसका जो है काजल बगी हो, ये बताया जा रहा है कि उसका काजल बह गया है किससे, आंसू से। क्योंकि सरुली कुछ कारण रूठ जाने से, मम्मी से रूठ जाने के कारण रोने लगी और रोने से उसका काजल बह गया। और फिर सी आज गुस्सा हुई मतलब आज गुस्सा होगी। तो ये याद रखने के लिए बहुत आसान हो जाएगा कि आची आंसू न मणि सरुली बेबी का काजल बगी हो सी आज गुस्सा हुई। कितना शॉर्टकट है देखो। और इसमें प्रत्येक अक्षर में आपको तालों का नाम मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। तालों के नाम क्या क्या हैं। जैसे आ का मतलब हो जाता है आदि मात्रिका ताल, और ची का मतलब हो जाता है चिनाब झील। चिनाब झील बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत खास होने वाला है। आंचरी ताल, ये तो बहुत ही ज़्यादा खास है, और ये आंचरी ताल है वर्तमान फूलों की घाटी के अंदर। फूलों की घाटी, वही घाटी जिसे स्कंद पुराण में नंदकानन के नाम से जाना गया था। उसके बाद सुख ताल है, बहुत ही खास है। 9 से है नरसिंह ताल, 100 से सतोपन ताल,
और रू से है रूपकुंड, एक रहस्यमयी ताल। ली से है लिंग ताल, ये भी फूलों की घाटी के ही अंदर है। बे से हो जाता है बेनी ताल और बी से विरही ताल। अब आगे बात करें, ये एक का यहाँ पर एक्स्ट्रा जोड़ रखा है टोन बनाने के लिए। उसके बाद का से आगे देखें, काक भुसंडी ताल, जौ से जल ताल, लौ से लोकपाल यानी हेमकुंड, वी से विष्णु ताल, गी से गोहना ताल और हो से हो गया होमकुंड, जहाँ की नंदा देवी राजाद होती है। उसके बाद सी से हो गया सी आज गुसा वे। सी का मतलब हो गया सिद्ध ताल, आ का मतलब आदि मात्रिका ताल, जौ का मतलब झल ताल, गु का मतलब गुड़ियार ताल, सा का मतलब सप्तकुंड और वे का मतलब वेदनी ताल या वेदनी कुंड। ये हो गई है महत्वपूर्ण। अब इनमें कुछ बात करते हैं कौन कौन से थोड़ा खास हैं, एग्जाम की दृष्टि से कौन से थोड़ा खास हो सकते हैं। खास तो सभी हैं, लेकिन आप कुछ कुछ इनमें से इंपॉर्टेंट करके याद रखेंगे। देखो कुछ महत्वपूर्ण ताल यहां से हम याद करेंगे, जैसे रूपकुंड के बारे में जान लेते हैं। देखो रूपकुंड उत्तराखंड ही नहीं पूरे विश्व का एक रहस्यमयी तालाब है। ये क्यों रहस्यमयी है? दरअसल यहां कुछ मानव अस्थियां प्राप्त हुई थी। अब ये मानव अस्थियां माना जाता है कि लगभग 6वीं शताब्दी के हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान के ये अस्थियां यहाँ पर हैं, लेकिन कई रहस्यमयी हैं वहाँ पर बातें। लेकिन जो एक कहानी मिलती है इस रूपकुंड से लेकर के, तो रूपकुंड की कहानी यह मिलती है, यश धवल नामक राजा तथा रानी बल्पा यहाँ कैलाश की यात्रा पर आए थे। उसके पश्चात वहाँ पर रानी बल्पा को कैलाश में ही प्रसव हो गया था। उसके कारण वहाँ पर ओलावृष्टि हुई, बहुत तेजी से बड़े बड़े ओले पड़े, लोग यात्रा कर रहे थे। रूपकुंड के आगे एक जोरागली नाम का एक टॉप है, जो एक दर्रा है, उस दर्रे से लोग गुजर रहे थे। लेकिन उस दर्रे से गुजरते गुजरते ही ऐसी ट्रेजेडी होगी, ओलावृष्टि होगी और सभी लोग वहाँ से गिर करके तालाब में गिर पड़े। तो उस जमाने के अस्थियाँ अभी भी यहाँ पर पाई जाती है, एक रहस्यमयी कुंड है। इसके बारे में कुछ खास बातें जान लेते हैं। जैसे रूपकुंड का निर्माण कहते हैं शिव ने किया था। भगवान शिव, जब शिव और पार्वती कैलाश को जा रहे थे तो शिव ने एक कुंड का निर्माण किया जिसमें माता पार्वती ने अपना रूप निहारा था, इसलिए इस रूप से ही रूपकुंड नाम इसका पड़ गया। और माता पार्वती ने अपनी आदि सौंदर्यता इसी तालाब में छोड़ दी थी। तो आज भी कहते हैं यह बेहद खूबसूरत एवं सुंदर तालाब है। यह चमोली जनपद में ही है। अब इस तालाब को कंकाली ताल भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कंकाल पाए जाते हैं। साथ ही इसके रहस्य की बात करें तो राजा यश धवल और बल्पा रानी यहाँ पर कैलाश की यात्रा के लिए आते हैं और 6वीं शताब्दी की बात है। लेकिन यहाँ पर मैंने बताया कि ट्रेजेडी हो जाती है, माता बल्पा को प्रसव हो जाता है कैलाश में ही। शिव ने उसे स्वीकार नहीं किया, इस कारण की वजह से यहाँ पर दुर्घटना होगी, यानी एक प्रकार की आपदा हम कह सकते हैं। और अभी भी यदि हम लोक गाथाओं में देखें, मां नंदा के लोक गाथाओं में, तो उस मां नंदा के लोक गाथाओं में अभी भी यश धवल और बल्पा के गीत गाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात इससे जुड़ी है। उसके बाद कहते हैं कि लगभग 1942 के आसपास H.K. माधवल ने इस तालाब की आधुनिक समय में खोज की थी और तब उन्हें मिला कि यार यहाँ पर जो हैं ये रहस्यमयी कंकाल हैं किसके, और इन पर कई रिसर्च की गई। उसके बाद तब पता चला कि ये कुछ कंकाल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान के हैं। और वह युद्ध के बाद जब यहाँ जर्मन सैनिक लौट रहे थे, जर्मन सैनिक आ रहे थे, तब कहते हैं कि वे इस तालाब में गिर पड़े और उनकी अस्थियां यहाँ पर अभी भी उपलब्ध हैं। तो बात करें समुद्री तल से ऊंचाई की, तो समुद्री तल से 5029 मीटर इसकी ऊंचाई है। और वर्तमान में इस रूपकुंड को भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे उच्चतम पुरातत्व स्थल भी कहा जाता है, क्योंकि विश्व का सबसे ऊंचा जो भाग है भारत का हिमालय है और यह भी हिमालय में ही बसा हुआ है, इसलिए सबसे उच्चतम पुरातत्व स्थल भी है। अब बात करें लोकपाल की। लोकपाल जिसे कि हेमकुंड भी कहा जाता है और यह गुरु गोविंद, सिखों के गुरु गोविंद का तपस्थल भी है। साथ ही साथ लक्ष्मण मंदिर यहाँ है लोकपाल में, और लक्ष्मण गंगा भी इस झील से निकलती है, इसीलिए
लक्ष्मण गंगा निकलने के कारण ही यहाँ पर जो है लक्ष्मण मंदिर भी है। और यह जो ताल है, लोकपाल जो ताल है यानी हेमकुंड जो साहिब है, यह हेमकुंड साहिब 7 पर्वतों से घिरा हुआ है। और बात करें सुतोपंथ की, तो सुतोपंथ को क्षीर सागर कहा जाता है। क्षीर का मतलब दुग्ध के प्रकार का यहाँ पर जल पाया जाता है, तो क्षीर सागर यहाँ कहते हैं। और क्षीर सागर के साथ साथ इसका जो आकार है वह त्रिकोण है, 3 कोनों वाला तालाब है, और इन तीनों कोनों में ही भगवान विष्णु महेश का निवास माना जाता है। और इसी सुतोपंथ ताल के आसपास सूर्यकुंड और चंद्रकुंड नाम के 2 कुंड भी हैं, एक सूर्यकुंड है और एक चंद्रकुंड है। हालांकि सूर्यकुंड उत्तरकाशी में भी है, कई हैं, लेकिन यहाँ भी हैं। और अलकनंदा का मुख्य उद्गम स्थल भी यही सुतोपंथ ताल है, क्योंकि यहीं पर सुतोपंथ ग्लेशियर भी है। ये हुई हमारे कुछ तालों के बारे में स्पेशल। एक ताल मैं यहाँ से आपको और बताता हूँ जिसका नाम है होमकुंड। अब आप कंफ्यूज ना हो कि एक का नाम है होमकुंड और एक का नाम है हेमकुंड। देखिए, हेमकुंड और होमकुंड में अंतर है। हेमकुंड हो गया सिखों के गुरुओं का एक प्रमुख साहिब स्थल। अब होमकुंड हो गया है नंदा देवी राजजात यात्रा का अंतिम पूजा स्थल। होमकुंड में ही मां नंदा के जो 12 वर्षीय यात्रा होती है, उस यात्रा का अंतिम पूजा स्थल होमकुंड ही है। और यह चमोली जनपद में है। जो त्रिशूल पर्वत चोटी है, उस त्रिशूल पर्वत चोटी की तलहटी पर बसा है ये होमकुंड। काफी रमणीक स्थल है और बहुत ऊंचाई पर स्थित है। तो होमकुंड और हेमकुंड भी हम याद रखें, ये कन्फ्यूजन ना हो। उसके पश्चात चमोली में कुछ ताल हैं छोटे छोटे, यानी जैसे कुंड। अब इन कुंडों के नाम क्या क्या हैं? देखो, इनमें से कुछ ही कुंड पूछे जा सकते हैं, सभी कुंड महत्वपूर्ण तो नहीं है। लेकिन जैसे एक भाप कुंड है, एक तप्त कुंड है, ये जोशीमठ में है। उसके बाद बैतरणी कुंड है। देखो, ये बैतरणी कुंड अभी वर्तमान में चमोली जनपद के मुख्यालय गोपेश्वर में है। और इस बैतरणी कुंड को कहा जाता है कि मूर्ति विहीन मंदिरों का समूह। तो मूर्ति विहीन मंदिरों का समूह यहां बैतरणी कुंड में है। पौराणिक समय में इसी बैतरणी कुंड से गोपीनाथ में जल चढ़ाया जाता था। अब एक है अगला नंदी कुंड, फिर छत्रा कुंड। छत्रा कुंड ये जो है औली में है। औली बुग्याल के जंगलों में एक कुंड है जिसे कि छत्रा कुंड कहा जाता है। उसके बाद उर्वशी कुंड है, बैराज कुंड। यह बैराज कुंड याद रखें, बैराज कुंड का मेला भी चमोली जनपद में लगता है। और बैराज कुंड में ही रावण की तपस्थली भी है। तो रावण की तपस्थली के साथ साथ यहाँ पर शिव मंदिर है। और रावण की तपस्थली के जगह पर इस शिव मंदिर में महाशिवरात्रि को मेला भी लगता है, बैराज कुंड का मेला। बहुत इंपॉर्टेंट कुंड है। उसके बाद हो जाता है मानुषी कुंड। तो ये कुछ प्रमुख कुंड हैं जो छोटे छोटे हैं, जिनका महत्व बहुत अधिक है। लेकिन इनमें से जैसा बैराज कुंड काफी रोचक हो जाएगा, उसके बाद यहाँ बैतरणी कुंड काफी रोचक हो जाएगा, छत्रा कुंड काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इन कुंडों को भी हम याद रखेंगे। तो ये थे हमारे चमोली के तालाब और प्रमुख झीलें, साथ ही साथ इनके कुंड। तो ये आप ट्रिक करके याद रख सकते हैं, ये महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आने वाले एग्जाम में आपके लिए रामबाण होने वाला है। तो आप बिल्कुल तरीके से आप इसकी स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट रख करके आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। तो याद करने का तरीका यही है कि हम शॉर्ट ट्रिक से याद करें। देखो, सभी झीलें और सभी ताल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ कारणों की वजह से कुछ इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। जैसे आप फूलों की घाटी के अंदर के जो झील ये तालाब हैं, इन्हें बिल्कुल तरीके से याद रखें, क्योंकि फूलों की घाटी के अंदर पूछा जाता है, जहाँ से ये पुष्पावती नदी भी आती है। तो पुष्पावती नदी और ये आंचरी ताल और लिंग ताल, ये ताल भी फूलों की घाटी के ही अंदर है। और मैंने बताया कि उत्तराखंड के जो झील और ताल हैं वे हिमानी से निर्मित हैं और मीठे पानी की झीलें हैं। अब इसके बाद तुरंत इंतजार कीजिए अगले जनपदों की तालों की ट्रिक, और बहुत अच्छे तरीके से हम आपको याद कराएंगे। मेरा उद्देश्य है कि आप अच्छे से याद करें। देखो, पढ़ते तो सभी हैं, बुक्स में होता है, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ट्रिकी मेथड से और इम्पोर्टेंट नोट के मेथड से हम जब पढ़ते हैं तो वो याद रह जाता है। तो आप ऑन द बोर्ड यहाँ से नोट कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।